हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विथ शो। तो फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 5 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्टर्स, है ना। जो एक्सपोर्टर्स होते हैं फ्रेंड्स उनको, और इम्पोर्टर्स जो होते हैं उनको क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल होती है और कैसे मैनेज किया जाता है इन सभी चीज़ों को, उसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हम पढ़ेंगे, ये गलत लिखा हुआ है फ्रेंड्स। हम ये बेसिकली जानेंगे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता क्या है, इसको मैनेज कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, प्लस अगर जो है मतलब वेरियस जो गाइडलाइन है आपकी आरबीआई की कि पैसा कितने दिन में मिल जाना चाहिए, कब क्या होगा, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे फ्रेंड। तो स्टार्ट करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल के बारे में बात करेंगे फ्रेंड। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है कि इंडिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिजनेस होता है उसको कंट्रोल कौन करता है। तो फ्रेंड्स, इसको कंट्रोल करता है डीजीएफटी। कौन करता है? डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड कहते हैं डीजीएफटी। तो इंडिया में जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना, इन इंडिया एक्सपोर्ट ट्रेड या इंपोर्ट ट्रेड इज रेगुलेटेड बाय डीजीएफटी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि इंडिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, उसको कौन रेगुलेट करता है फ्रेंड। तो डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड करता है। और डीजीएफटी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत काम करता है आपका डीजीएफटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने दो बातें जान ली। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है उसको कंट्रोल कौन करता है? तो डीजीएफटी करता है। डीजीएफटी का फुल फॉर्म हो गया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। और डीजीएफटी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत काम करता है। इसी बात को मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो ट्रेड होता है वो रेगुलेटेड बाई डीजीएफटी। सवाल आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है एग्जाम में कि इट इज रेगुलेटेड बाय डीजीएफटी। और डीजीएफटी अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल में। ठीक है। अब व्हाइल द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय इंपोर्ट ट्रेड एंड एक्सपोर्ट ट्रेड आर अनाउंस बाय डीजीएफटी। ठीक है। तो जो भी पॉलिसी और प्रोसीजर होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए, वो कौन अनाउंस करता है, कौन बनाता है? डीजीएफटी बनाता है। लेकिन इसके लिए जो पैसा देना है, फाइनेंसिंग जो होती है, लोन देना, पैसे की जितना भी लेन देन हिसाब किताब है, वो सारा कंट्रोल कौन करता है, गवर्न करता है, उसे आरबीआई करता है। किसे कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है फ्रेंड। तो व्हाइल द पॉलिसी एंड प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंपोर्ट ट्रेड आर अनाउंस बाय डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये पॉलिसी और प्रोसीजर कौन बनाएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए? डीजीएफटी बनाएगा, सिंपल शब्दों में। जबकि अगर फाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेड होता है और जो फैसिलिटीज ग्रांट की जाती है फेमा एक्ट के अंतर्गत, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, है ना। फेमा एक्ट कब आया था बताइएगा जरा सा कमेंट बॉक्स में। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेड की फाइनेंसिंग का जो काम है वो गवर्न की जाती है आरबीआई रेगुलेशंस और गाइडलाइन के जरिए। तो अब हम समझ गए कि अगर डीजीएफटी क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज के बिजनेस को गवर्न करता है, मैनेजमेंट वही देखेगा, इंपोर्ट क्या चीज़ इंपोर्ट होगी, क्या चीज़ एक्सपोर्ट होगी, किसे बैन करना है, किसे अलाउ करना है, ये सारी बातें डीजीएफटी करेगा। लेकिन अगर बात होगी कि इंपोर्टर को लोन दिलवाना है, एक्सपोर्टर को कोई क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, लोन चाहिए, लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए, तो वो सब कौन गवर्न करेगा, कौन मैनेज करेगा? तो वो काम आरबीआई करता है। फाइनेंसिंग वाला पोर्शन आरबीआई देखता है, बाकी ओवरऑल मैनेजमेंट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड देखता है। ठीक है फ्रेंड। तो उसी चीज़ को यहाँ पर फिर मैंने समराइज किया है कि पॉलिसीज और प्रोसीजर जो होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो कौन बनाता है? डीजीएफटी बनाता है। जबकि फाइनेंसिंग जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कौन करता है? तो वो आरबीआई द्वारा गवर्न की जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो हमने यहाँ पर ये बातें समझ ली। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल के बारे में हमने क्या जाना? एक बात ये कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ट्रेड होता है उसे रेगुलेट किया जाता है डीजीएफटी द्वारा। डीजीएफटी का फुल फॉर्म डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड होता है। और डीजीएफटी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद में जो पॉलिसी और प्रोसीजर होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, उसे कौन बनाता है? अगेन डीजीएफटी बनाता है। और जो फाइनेंसिंग होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, उसे कौन गवर्न करता है? तो उसे आरबीआई गवर्न करता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम अगला टॉपिक उठाएंगे जो कि है एक्सचेंज एंड ट्रेड कंट्रोल गाइडलाइन फॉर एक्सपोर्टर। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर इस लेक्चर में एक्सपोर्टर्स के लिए ही बात कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम एक्सपोर्टर्स के लिए बात करें तो एक्सचेंज एंड ट्रेड कंट्रोल गाइडलाइन क्या है एक्सपोर्टर्स के लिए, उसके बारे में बात करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर होता है पहला। किसी भी कंपनी या फर्म या पर्सन को अगर बिजनेस करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो उसके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर आईईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर होना चाहिए, आईईसी नंबर होना
चाहिए। अब आईईसी देता कौन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये कोड नंबर कौन देगा, तो ये फ्रेंड्स डीजीएफटी देता है। कौन देता है, डीजीएफटी इशू करता है। किसी भी कंपनी को, फर्म को जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहती है, उसको आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर मिलना जरूरी है। आईईसी कौन इशू करता है, तो डीजीएफटी इशू करता है। और आईईसी यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो आपका कोड नंबर है, इट इज़ ए रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर द फर्म, कंपनी या फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। किसी भी फर्म या कंपनी के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो है ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी एक्सपोर्टर को, कोई एक्सपोर्टर जो है बिजनेस करना चाहता है एक्सपोर्ट का, तो उसे जो है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है कोड नंबर चाहिए, तो कौन देगा उसे, आरबीआई देगा, या फिर जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री देगी, या कॉमर्स मिनिस्ट्री देगी, या डीजीएफटी देगा। तो आपका आंसर हो जाएगा डीजीएफटी। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन इससे मिल सकता है आपको। दिस इज, और ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उस कंपनी का इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। अब जितना भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, जितना भी एक्सपोर्ट किया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक्सपोर्ट की ही बात कर रहे हैं। सारी बातें जो हम कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सपोर्ट की कर रहे हैं। तो दूसरा टॉपिक है इसमें, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। एक फॉर्म होता है, इसमें एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं आप, एक्सपोर्ट उसको डिक्लेयर करना पड़ता है फ्रेंड्स। ओके, तो जो भी सामान हमारे देश से दूसरे से देश में एक्सपोर्ट होकर जाएगा, चाहे फिजिकल फॉर्म में जाए या फिर वर्चुअल फॉर्म में जाए, किसी अदर फॉर्म में जाए, उन सबको एक फॉर्म में, टाइप ऑफ फॉर्म होते हैं जिनमें उसको डिक्लेयर करना जरूरी होता है। फॉर्म दो तरीके के हैं, एक ईडीएफ फॉर्म और दूसरा सॉफ्ट टेक्स्ट फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, दो फॉर्म हैं, ईडीएफ फॉर्म और सॉफ्ट टेक्स्ट फॉर्म। ईडीएफ का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन फॉर्म। सॉफ्ट टेक्स्ट फॉर्म का मतलब होता है ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड है फ्रेंड्स, SOFT, सॉफ्ट एक्स। ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट करना। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सॉफ्ट टेक्स्ट फॉर्म भरेंगे। ध्यान दीजिए, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप सॉफ्ट टेक्स्ट फॉर्म भरेंगे। उसके अलावा, सॉफ्टवेयर के अलावा कोई भी चीज़ अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदेश में, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन फॉर्म या EDF फॉर्म भरना होता है। आई होप इट इज़ क्लियर कि मतलब सॉफ्ट टेक्स्ट फॉर्म कब भरेंगे, जब हमें जो है सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करना है। सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली जो है नॉन फिजिकल फॉर्म में जाते हैं, और उसके अलावा सॉफ्ट टेक्स्ट मतलब सॉफ्टवेयर के अलावा और कुछ भी चीज़ हम विदेश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें EDF फॉर्म यूज करने की जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा डिक्लेरेशन फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन फॉर्म, इसका फुल फॉर्म पूछा सकता है आपसे EDF फॉर्म का, तो EDF फॉर्म यूज किया जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो एज पर फेमा एक्ट ऑल द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया, फेमा एक्ट के हिसाब से जितना भी गुड्स का एक्सपोर्ट होगा इंडिया से, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में या किसी अदर फॉर्म में, रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर्ड इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म टू इफेक्ट द फुल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट विल बी रियलाइज विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड एंड प्रिस्क्राइब मैनर। मतलब कहने का ये कि कोई भी सामान अपने देश से भेजेंगे दूसरे देश में, तो ये ज़रूरी होता है कि उसको एक फॉर्म में डिक्लेयर किया जाए, प्रिस्क्राइब फॉर्म में उसका डिक्लेरेशन किया जाए, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि पूरे जो एक्सपोर्ट किया गया उसकी पूरी वैल्यू मिलेगी, रियलाइज हो जाएगी, पैसा मिल जाएगा प्रिस्क्राइब पीरियड में जितने समय मिलना चाहिए, और जिस तरीके से कहा प्रिस्क्राइब किया जाए, देश में अलाउ किया जाए एज पर DGFT की गाइडलाइन के हिसाब से, है ना, फेमा की गाइडलाइन, DGFT गाइडलाइन के हिसाब से, उस हिसाब से पैसा मिल जाए, ये बात इंश्योर करने के लिए ये फॉर्म यूज किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म दो हो गए आपके। पहला फॉर्म हो गया आपका सॉफ्ट टेक्स्ट, याद रखिएगा, जो सॉफ्टवेयर के लिए होता है। उसके अलावा बाकी सभी चीज़ों के लिए EDF फॉर्म यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं। अब यहाँ पर अगला है एक और पॉइंट कि EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ठीक है, तो पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि पहले GR फॉर्म सबमिट किया जाता था। ठीक है, लेकिन अब GR फॉर्म ना यूज करके EDF फॉर्म यूज किया जाता है, जब से ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट आया है EDI। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम एट सर्टेन कस्टम ऑफिस, जो कस्टम्स के ऑफिस होते हैं पोर्ट पर या जहाँ पर भी होते हैं कस्टम्स के ऑफिस, वहाँ पर जब से ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से वेयर शिपिंग बिल आर प्रोसेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली। अब यहाँ पर क्या हुआ कि चूँकि इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, तो अब क्या हुआ, जो शिपिंग बिल है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस करने लगे, तो जिसकी वजह से जो GR फॉर्म था उसको रिप्लेस कर दिया गया है अब किससे, EDF फॉर्म से, इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन फॉर्म से। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि पहले कौन सा फॉर्म भरना पड़ता था एक्सपोर्टर को, तो फ्रेंड्स GR फॉर्म भरते थे। अब कौन सा फॉर्म भरते हैं, EDF फॉर्म भरते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा फॉर्म भरते हैं। तो ये चेंज क्यों आया, क्योंकि उन जहाँ पर कस्टम ऑफिस हैं वहाँ पर EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम लागू किया गया। इलेक्ट्रॉनिक रूप में सारी चीज़ें
की गई, तब जा कर के ये ईडीएफ फॉर्म का कॉन्सेप्ट है। पहले कौन सा फॉर्म यूज करते थे हम, इसी काम के लिए हम अपना जीआर फॉर्म यूज किया करते थे। तो दूसरा बात हो गई एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। तो पहली बात ये हो गई कि हर एक इंपोर्टर एक्सपोर्टर को अपना एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर मिलना चाहिए जो कि डीजीएफटी इशू करता है। दूसरी बात हो गई आपको कि एक्सपोर्ट जो भी किया जाएगा उसको किसी न किसी फॉर्म पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। दो फॉर्म बेसिकली यहाँ पर बताए गए हैं, एक सॉफ्टवेयर फॉर्म हो गया जो सॉफ्टवेयर के लिए एक्सपोर्ट के लिए काम आता है, और दूसरा ईडीएफ फॉर्म हो गया जो सॉफ्टवेयर के अलावा बाकी कोई भी चीज़ आप एक्सपोर्ट करते हैं उसमें काम आता है। और एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म पहले जीआर फॉर्म यूज होता था, अब जो है एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म यूज हो रहा है। जीआर फॉर्म क्यों रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि अब ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का सिस्टम लाया गया है, इसीलिए अब हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा डिक्लेरेशन फॉर्म यूज करने लगे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इतनी बातें क्लियर हो गई। अब अगला पॉइंट है प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। मान लीजिए कोई सामान आपने विदेश में भेजा है, एक्सपोर्ट कर दिया, तो कितने समय के अंदर अंदर आपको जो है पैसा मिल जाना चाहिए, कितने समय के अंदर में डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाने चाहिए, ये सारी गाइडलाइन के बारे में हम फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रिस्क्राइब्ड टाइम लाइन्स के बारे में पहला टॉपिक है सबमिशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स का सबमिशन करना है तो कितने दिन में करना होगा, यही हमारा पहला टॉपिक है फ्रेंड्स। ओके, फॉर सबमिशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट 21 दिन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आइए थोड़ा डिटेल में भी पढ़ते हैं। तो द एक्सपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द डुप्लीकेट एंड एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी ऑफ ईडीएम फॉर्म विद इन 21 डेज में। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट आर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर्म। ठीक है, तो कहने मतलब ये हुआ कि किसी भी एक्सपोर्टर को ये एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। आपने कोई मान लीजिए यहाँ से जो है फॉर एग्जांपल हमने जो है बहुत सारी टीवी जो है एक्सपोर्ट कर दी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने कोई बहुत सारी टीवी विदेश में भेजी है, तो अब एक्सपोर्ट करने के 21 दिन के अंदर अंदर में हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ साथ में ईडीएफ फॉर्म की भी कॉपी वगैरह सबमिट कर देनी होगी। किसको सबमिट करेंगे फ्रेंड्स, हम अथराइज डीलर को सबमिट करेंगे जिससे हमें पेमेंट लेनी है। अथराइज डीलर उसे विदेश में भेजेगा और वहाँ से पेमेंट मंगवाएगा। ठीक है, तो कितने दिन में, 21 दिन में। कब से, किस डेट से 21 दिन, डेट ऑफ एक्सपोर्ट। मान लीजिए आपने 1 तारीख को जो है एक्सपोर्ट किया है, तो उसके 21 दिन के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म अपना जो है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना होगा। और अगर मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर फॉर्म जो है भरा है, चूँकि अब देखिए अगर सॉफ्टवेयर करेंगे भेजेंगे तो सॉफ्टवेयर में कुछ भेजेंगे तो है नहीं, क्योंकि ये वर्चुअल फॉर्म में जाएगा, नॉन फिजिकल फॉर्म में जाएगा। तो इसलिए जिस दिन आपने सॉफ्टवेयर फॉर्म का सर्टिफिकेट जनरेट किया है, सर्टिफिकेशन करवाया है, उस डेट से 21 दिन के अंदर में आपको एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं कि हमने ये सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर दिया है। तो अगर फिजिकली भेजा है तो ईडीएफ फॉर्म होगा और डेट ऑफ एक्सपोर्ट से 21 दिन, और अगर जो है सॉफ्टवेयर भेजा है, सॉफ्टवेयर मतलब वर्चुअल फॉर्म में या फिर जो है नॉन फिजिकल फॉर्म में, तो उस केस में डेट ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर्म से 21 दिन के अंदर अंदर सबमिट करना होता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट कितने दिन के अंदर में डेट ऑफ एक्सपोर्ट से सबमिट करने चाहिए। तो 21 दिन के अंदर अंदर सबमिट कर देनी चाहिए। जिस दिन से एक्सपोर्ट किया है उसके 21 दिन के अंदर अंदर में उनको सबमिट कर देना होगा। किसको सबमिट करेंगे, टू एन अथराइज डीलर, एक अथराइज डीलर को, फॉर कलेक्शन, परचेज, डिस्काउंट और निगोशिएशन एज द केस में भी, चाहे जिस केस के लिए वो परचेज होना है, कलेक्शन होना है, ठीक है, परचेज, कलेक्शन, अथरा डिस्काउंट होना, निगोशिएशन, चाहे जो भी केस हो वो उसके लिए वो भर देंगे फॉर्म को, मतलब जो है डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। द अथराइज डीलर में एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू एक्सपोर्ट सबमिटेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 21 दिन रीजन बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एक्सपोर्टर। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए 21 दिन के अंदर में आप नहीं जमा कर पाते हैं तो अथराइज डीलर एक्सेप्ट कर सकता है 21 दिन से ज़्यादा भी, लेकिन उस केस में जिसमें एक्सपोर्टर का कंट्रोल नहीं है उस सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल जैसे अभी लॉकडाउन लगा हुआ था, है ना, अब मान लीजिए जो है आपको 21 दिन में सबमिट करना था लेकिन 14 दिन लॉकडाउन ही लगा रहा, तो अब ये कंट्रोल के बाहर है एक्सपोर्टर के, एक्सपोर्टर इसमें कुछ कर नहीं सकता है। तो उस केस में उसको वो जो अथराइज डीलर होगा वो ये नियम नहीं लगाएगा कि आपको विद इन 21 दिन में ही सबमिट करना चाहिए था। वो 21 दिन से ज़्यादा भी हो गया, 30 दिन 35 दिन भी हो गया, तो भी उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ जो काम की बात है कि डेट ऑफ एक्सपोर्ट, जिस डेट को एक्सपोर्ट होगा उसके 21 दिन के अंदर अंदर में ही, जिस दिन एक्सपोर्ट होगा उसके 21 दिन के अंदर अंदर में ही एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देना होता है। ये टाइम लिमिट हो गई किस चीज़ के लिए, डॉक्यूमेंट सबमिट के लिए। अब दूसरा टॉपिक है इसमें फ्रेंड्स, ये रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल।
रियलाइजेशन का मतलब होता है पैसे मिल जाना, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में एक्सपोर्ट बिल आपने भेजा उसके पैसे का मिल जाना ही रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल होता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं फ्रेंड्स। एक, अगर मान लीजिए आप जो है इसको भेज रहे हैं, मान लीजिए आपने सीधे भेज दिया जो है मतलब आपने एक्सपोर्ट किया है कोई सामान, तो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट से 9 महीने के अंदर अंदर 9 मंथ के अंदर अंदर में आपको पैसा मिल जाना चाहिए। और अगर आपने कोई सामान ऐसा भेजा है जो कि किसी वेयर हाउस में रखा जाएगा फिर बेचा जाएगा, तो उस केस में 15 महीने का टाइम दिया जाता है पेमेंट के लिए फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए it is obligatory on the part of exporter that the amount of export is realized and repatriated into India within stipulated time period। ठीक है, तो मतलब ये जो है ऑब्लिगेटरी होता है, एक जिम्मेदारी टाइप की होती है एक्सपोर्टर की कि वो जो है एक्सपोर्ट का जो पैसा है उसे रियलाइज यानी उसे प्राप्त कर ले और भारत में भेज दे, रिपेरिएट कर दे भारत में स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में ही। ठीक है, अब पहला केस क्या है, द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द फुल एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्टेड शैल बी रियलाइज्ड एंड रिपेरिएटेड इन इंडिया विद इन 9 मंथ्स। मतलब इनका कहने का ये है कि अगर जो है अमाउंट जो फुल एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है, चाहे गुड्स भेजा, सॉफ्टवेयर भेजा, सर्विसेज भेजा है, तो वो जो है 9 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट डेट के 9 महीने के अंदर अंदर वो पैसा देश में चला आना चाहिए। हाउ एवर द रियलाइजेशन पीरियड में भी रिलैक्स एज अंडर। लेकिन अब यहाँ पर कोई वो नहीं है कि मतलब जो है 9 मंथ में ही हो जाना चाहिए, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन भी है। वेयर द गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू ए वेयर हाउस इस्टेब्लिश आउटसाइड इंडिया। अब जहाँ पर जो गुड्स है, जो आपने सामान भेजा है, वो किसी वेयर हाउस में जा रहा है जो कि विदेश में है, आउटसाइड इंडिया है, विथ परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक, द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द फुल एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड शैल बी पेड टू द AD अथराइज्ड डीलर एज सुन एज इट इज रियलाइज्ड एंड इन केस विद इन 15 मंथ। ठीक है, तो वही बात उन्होंने कही है कि अगर आपने सामान भेजा विदेश में, एक्सपोर्ट किया, तो नॉर्मली 9 महीने के अंदर अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए। लेकिन अगर सामान आपने भेजा है और वो वहाँ वेयर हाउस में गया हुआ है, वेयर हाउस में रखा जाएगा फिर धीरे धीरे बेचा जाएगा, तो उस केस में जैसे ही पैसा मिले अगर तो मिल जाए, मतलब जब भी वो बेचा तब दे दे, और नहीं तो 15 महीने के अंदर अंदर वो पेमेंट जरूर कर दे। और 15 महीने कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट ऑफ गुड, फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट ऑफ गुड, जिस दिन जो है गुड्स को शिपमेंट किया गया है या जिस दिन जो है गुड्स को एक्सपोर्ट किया गया, दोनों बातें एक ही हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट या फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, है ना। अगर नॉर्मली भेजा 9 मंथ, अगर वेयर हाउस में भेजा 15 मंथ, ये 2 बातें याद रख लीजिए, बहुत है। अच्छा, इसके अलावा अब मान लीजिए नॉर्मल भेजा हुआ है 9 मंथ में होना चाहिए लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो RBI अलाउ करता है, और वेयर हाउस में भेजा है 15 मंथ में नहीं हो रहा है, तो थोड़ा बहुत एक्सटेंशन अलाउड होता है फ्रेंड्स, ऐसे स्ट्रिक्टली नहीं काम होता है ना। फर्दर दैट रिजर्व बैंक आर सब्जेक्ट टू डायरेक्शन इशूड बाई दैट बैंक in this behalf the authorized dealer may for a sufficient and reasonable cause सोन एक्सटेंड द पीरियड 9 मंथ एंड 15 मंथ एज द केस मे बी। मतलब अगर जो है कोई अच्छा कारण देता है कि इस वजह से प्रॉब्लम हो गई है और हम 9 मंथ में आपका पैसा या 15 महीने में पैसा लौटा नहीं पा रहे हैं, तो एक्सटेंशन दे दी जाएगी। किसके द्वारा? अथराइज डीलर द्वारा एक्सटेंशन दे दिया जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं, 9 महीने में पैसे लौटाने थे, आप ऐसा करिए 11 महीने में लौटा दीजिए, पर लौटा दीजिए जो है। लेकिन हमारे पास क्योंकि आपने जो हमें रीजनेबल रीजन दिया है, जो कारण दिया है सफिशिएंट है, इसलिए अलाउ कर दिया जा रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो अब हमने 2 बातें समझ ली। पहला हमने क्या समझा फ्रेंड्स? पहला हमने ये समझा कि अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो कितने दिन में? 21 दिन में। ध्यान दीजिए, डॉक्यूमेंट अगर सबमिट करना है तो एक्सपोर्ट डेट से, जिस दिन एक्सपोर्ट किया उसके 21 दिन के अंदर में डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाने चाहिए। ठीक है, किसके पास? अथराइज डीलर के पास में। यहाँ डॉक्यूमेंट कौन सबमिट करेगा फ्रेंड्स? एक्सपोर्टर करेगा, जिसने सामान भेजा है एक्सपोर्टर वो करेगा। अब पैसे की बात आई, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल, पैसे को मंगवाना है, तो उस केस में अगर नॉर्मल जो है आपने एक्सपोर्ट किया है तो 9 मंथ में पैसा इंडिया में आ जाना चाहिए। अगर आपने वेयर हाउस में भेजा है तो 15th मंथ में पैसा आ जाना चाहिए। और ये पैसा कौन भेजेगा वहाँ से फ्रेंड्स? तो ये आपका इम्पोर्टर, जिसने इम्पोर्ट किया है वो पैसा वहाँ से भिजवाएगा हमको। एक्सपोर्टर को पैसे मिलेंगे, इम्पोर्टर पैसा भेजेगा फ्रेंड्स। ओके, अब रिपोर्टिंग ऑफ ओवर ड्यू बिल। अब मान लीजिए कि जो है ये जो आपको 9 मंथ में और 15 मंथ में जो काम पैसे मिल जाने चाहिए तो वो पैसे नहीं मिले,
तो बिल ओवर ड्यू हो गया। तो ओवर ड्यू बिल का क्या करते हैं, आरबीआई को कैसे रिपोर्टिंग करते हैं, कब कब रिपोर्टिंग करते हैं, उसके बारे में है ये टॉपिक। इफ़ द बिल इज नॉट रियलाइज विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड द एक्सपोर्टर शुड अप्लाई टू हिज एडी फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम इन ईटीएक्स फॉर्म। ठीक है, तो ईटीएक्स फॉर्म भर करके वो अपने अथराइज डीलर से ये कहेगा कि सर 9 महीने में पैसे लौटने थे या 15 महीने में पैसे मेरे लौटने थे पर लौटे नहीं हैं, आप ऐसा करिए 3 महीने का एक्सटेंशन हमको दे दीजिए। तो वो ये इस चीज़ की कोशिश करेगा। ठीक है, ईटीएक्स फॉर्म भरना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, ईटीएक्स फॉर्म भरना पड़ता है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि कौन सा फॉर्म भरेंगे ताकि ओवर ड्यू बिल में हमको एक्सटेंशन मिल जाए एडी से। तो फ्रेंड्स ईटीएक्स फॉर्म भर के एडी से आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। फिर ऑल द ओवर ड्यू बिल व्हिच आर नॉट रियलाइज, जितने भी ओवर ड्यू हैं जिनके पैसे नहीं मिले, रियलाइज नहीं हुआ है, विद इन द ड्यू डेट, जिनकी ड्यू डेट में पैसे नहीं मिले हैं, शुड बी फॉलोड अप विगरसली एंड रिपोर्टेड टू आरबीआई इन हाफ ईयरली स्टेटमेंट XOS। ठीक है, XOS स्टेटमेंट में। तो अगर इनका कहने मतलब ये है कि जो बिल ओवर ड्यू हैं और रियलाइज नहीं हो पाए हैं ड्यू डेट पर, उनको फॉलो बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। पीछे लगना होगा आपको इम्पोर्टर को, हमारे पैसे दे दीजिए, और फिर भी पैसे नहीं मिल रहे हैं या मिल भी रहे हैं तो भी ओवर ड्यू बिल को आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हाफ ईयरली बेसिस पर XOS फॉर्म भर करके भेजना पड़ता है। और ये कब सबमिट होता है, हर एडी को सबमिट करना पड़ता है जून और दिसंबर में हर साल के जून महीने में और दिसंबर महीने में एडी जो है भर करके भेजता है XOS फॉर्म। अब एग्जाम में आपको सवाल जो पूछा जाएगा कि फ्रेंड्स XOS फॉर्म में क्या होता है, XOS फॉर्म किस लिए होता है। ओवर ड्यू एक्सपोर्ट बिल आरबीआई को सबमिट किया जाता है, ओवर ड्यू इम्पोर्ट बिल जो है सबमिट किया जाता है, रियलाइज्ड एक्सपोर्ट बिल सबमिट किया जाता है, अनरियलाइज्ड एक्सपोर्ट बिल सबमिट किया। तो फ्रेंड्स ये यही बात आपसे पूछी जाए तो XOS फॉर्म जो होता है वो ओवर ड्यू एक्सपोर्ट जो बिल हैं हमारे उनको, उनका डेटा होता है आरबीआई को, जो हर 6 महीने पे हाफ ईयरली सबमिट किया जाता है। XOS फॉर्म क्या होता है, ओवर ड्यू बिल जो है एक्सपोर्ट वाले, ध्यान दीजिएगा एक्सपोर्ट, यहाँ इंपोर्ट के लिए ये फॉर्म नहीं है, यही गलत करेंगे आप। XOS आपका यहाँ से ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, XOS मतलब एक्सपोर्ट। ठीक है, तो एक्सपोर्ट फॉर्म, एक्सपोर्ट में जो ओवर ड्यू बिल हैं उनका डेटा जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या है, XOS फॉर्म की फ्रीक्वेंसी हाफ ईयरली होती है और हर साल के जून और दिसंबर महीने में एडी भरता है। ये अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। अब अगर हम यहाँ पर समराइज करना चाहें तो अगर आपने नॉर्मल एक्सपोर्ट किया है 9 मंथ में पैसा रियलाइज हो जाना चाहिए। अगर आपने वेयर हाउस वाला एक्सपोर्ट किया है तो 15 महीने के अंदर अंदर पैसा रियलाइज हो जाना चाहिए। और अगर XOS फॉर्म यूज किया जाता है तो किस लिए यूज किया जाता है, तो XOS फॉर्म इज यूज टू रिपोर्ट ओवर ड्यू एक्सपोर्ट बिल। ये वर्ड जो है ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट क्या करता है XOS फॉर्म, ओवर ड्यू एक्सपोर्ट बिल को रिपोर्ट करता है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है फ्रेंड्स वो हाफ ईयरली होती है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला है चौथा, प्रिस्क्राइब्ड मेथड ऑफ पेमेंट। मेथड करने का क्या पेमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है, तो मेथड क्या है फ्रेंड्स, आपको जो है पैसे भेजने हैं, चाहे चेक के रूप में भेज दीजिए, जो है कैश है ना, फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्रेडिट टू एक्सपोर्ट बैंकर, मतलब एक्सपोर्टर के जो है नॉस्टर अकाउंट में डाल दीजिए, इनवर्ड रिमिटेंस करवा दीजिए, फॉरेन करेंसी नोट, ट्रेवलर चेक दे दीजिए। ठीक है, और उसके बाद में पेमेंट आउट ऑफ FCNR और NRE अकाउंट, बायर के FCNR और NRE अकाउंट से पेमेंट करवा दीजिए। ठीक है, उसके बाद में थ्रू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड ड्यूरिंग ओवरसीज विजिट ऑफ एक्सपोर्टर कंसर्न। तो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट हो जाएगी जब गुड्स बेचे गए हैं ओवरसीज विजिट पर था कौन, एक्सपोर्टर। जब एक्सपोर्टर ओवरसीज विजिट पर है और कोई गुड्स सोल्ड कर दिया जाता है उसको, तो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया जाता है पेमेंट के लिए। इंडियन रुपए में भी कह सकता है, वेयर ट्रांजेक्शन्स आर विथ पर्सन रेजिडेंट इन नेपाल। तो अगर नेपाल का कोई पर्सन है, उसको आपने कुछ सामान एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो वो इंडियन रुपए में भी पेमेंट अपने आप हमें लोगों को या एक्सपोर्टर को कर सकता है फ्रेंड्स। तो यही है कि अपना प्रिस्क्राइब मेथड ऑफ पेमेंट में ये इतने सारे तरीके पॉसिबल हैं। द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द फुल एक्सपोर्ट वैल्यू, फुल एक्सपोर्ट मतलब अगर आपने 250 करोड़ रुपए का सामान भेजा है तो पूरे 250 करोड़ रुपए ही, 200 करोड़ की बात नहीं हो रही, यहाँ पर फुल एक्सपोर्ट वैल्यू की बात हो रही है। ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड शैल बी रिसीव्ड थ्रू एन एडी बैंक इन मैनर स्पेसिफाइड बाई
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो फेमा एक्ट में जैसा इन्होंने बताया हुआ है उसी हिसाब से पैसे रिसीव होने चाहिए हमारे देश में। एवरी रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाई एन अथराइज डीलर whether by way of remittance from foreign country or by of reimbursement from his branch or correspondent outside India against the payment of export from India against any other payment shall be mentioned below। मतलब अगर आपको कोई भी रिसिप्ट पैसा विदेश से मंगवाना है, एक्सपोर्ट का पैसा आपको रियलाइज करवाना है, तो इनमें से कोई भी तरीके से पैसा भारत में आ सकता है। अगर वो नेपाल का पर्सन है तो वो रुपए में कर सकता है, अगर जो है दूसरे देश का है तो वो जो है आपको फॉरेन करेंसी के नोट दे दे आपको सीधे सीधे, या ट्रेवलर चेक इशू कर दे, या अपने FCNR और NRI अकाउंट, अगर इंडिया का ही है मान लो NRI, तो वो अपने NRI और FCNR अकाउंट से भी पेमेंट कर सकता है, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट दे दे, पे ऑर्डर दे दे, है ना। नॉस्ट्रो अकाउंट में सीधे सीधे एक्सपोर्टर के क्रेडिट कर दे, इनवर्ड रेमिटेंस मतलब हमारे देश में रेमिटेंस भेज दे। तो बहुत मतलब ये सारे प्रिस्क्राइब्ड मेथड हैं जो पॉसिबल वेज हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया, हमने ये समझ लिया कि टाइमलाइन क्या क्या है, पेमेंट के मेथड क्या है। बैंक ड्राफ्ट बना दीजिए, चेक इशू कर दीजिए, फॉरेन करेंसी में कर दीजिए, अगर आप नेपाल के रहने वाले तो इंडियन रुपए में कर दीजिए। फिर हमने दूसरा क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर ओवर ड्यू एक्सपोर्ट बिल हो जाता है तो उसकी रिपोर्टिंग हम किसको करते हैं फ्रेंड, XOS फॉर्म के रूप में हम ओवर ड्यू एक्सपोर्ट बिल की रिपोर्टिंग RBI को करते हैं हाफ ईयरली बेसिस पर। नॉर्मल एक्सपोर्ट के लिए 9 महीने के अंदर में पैसा मिल जाना चाहिए, रियलाइज हो जाना चाहिए, और वेयर हाउस एक्सपोर्ट के केस में 15 महीने के अंदर में पैसा रियलाइज हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। उसके बाद में अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया है सामान को तो 21 दिन के अंदर अंदर में ही आपको उसके डॉक्यूमेंट्स जो है अथराइज डीलर को जमा कर देने होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि डिक्लेरेशन के, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन के फॉर्म जो है नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं। सॉफ्टवेयर वाला सॉफ्टवेयर के फॉर्म, सॉफ्टवेयर अगर बेचा है, भेजा है, एक्सपोर्ट किया है तो उसके लिए यूज होगा, उसके अलावा बाकी कुछ भेजा है तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म यूज होता है। तो ये वेरियस फॉर्म हो गए फ्रेंड्स। फिर हमने इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर कोड नंबर के बारे में भी देखा था कि इसे DGFT इशू करता है, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।